हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यूपी बोर्ड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 70 में 70 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका, क्योंकि मैंने इसको सोच विचार कर रिसर्च करके ये क्वेश्चन लेके आए, जो यूपी बोर्ड के हर बार पूछे गए हुए ये प्रश्न है। तो ये आपको इसको अच्छे से याद कर लेना। मैंने जो भी आंसर लिखा है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप अपने बुक से इसको टिक कर लेना है और इसको अपने ढंग से याद करना, क्योंकि मैं जो पॉइंट टू पॉइंट होता है मैं उसका आंसर लिया हूँ इसमें, और जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसको मैंने छोड़ दिया है ऐसे। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, स्चुटकी और फ्रेंकल दोष में अंतर क्या है। तो देखो, ये जो दोष होता है एक समान में धनात्मक और ऋणात्मक क्रिस्टल से हट जाता है, और फ्रेंकल दोष में केवल छोटा आयन होता है, वो अपनी जगह छोड़कर इंटर स्टीलियस स्थान पर घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखते रहिए। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यूनिट सेल की घनत्व का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। देखो, जो यूनिट सेल होता है, अब इसमें मैंने आपको थ्योरी दिया है, इसका जो भी फार्मूला है इसको आपको खुद से देख लेना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन दिया हूँ इसको आपको थोड़ा रिवाइज करने के लिए मैंने लेकर के आया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी है और इसके क्वेश्चन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी यूनिट में जेड है, परमाणु जेड है, और उसका मोलर द्रव्यमान यम है, तो यूनिट सेल का आयन होता है, क्या कहलाता है। यूनिट सेल का द्रव्यमान जो होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिट सेल का आयतन होगा। समझ में आया। अतः घनत्व, इस सूत्र से क्रिस्टलीय वास्तविक घनत्व ज्ञात की जा सकती है और इसके पदार्थ की संरचना की पुष्टि पुष्टि होती है। समझ में आया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, राउल्ट के नियम को लिखिए और समझाइए। राउल्ट के नियम को लिखिए और समझाइए। तो देखो, राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट का नियम कहता है, यदि किसी विलयन में विलायक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, क्या होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, राउल्ट का नियम कहलाता है। जहां विलयन का वाष्प दाब और विलायक का मोल अंश बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। समझ में आया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छे से समझ के अपने खुद से रिवाइज करना है। अभी हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है, गुणधर्म को संक्षिप्त सामूहिक गुणधर्म को संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये गुण जो होता है केवल विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है, इसके प्रकार पर नहीं सामूहिक गुणधर्म कहलाते हैं, मुख्य सामूहिक गुणधर्म है। समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये इसके सामूहिक गुणधर्म है, क्या क्या है, वाष्प दाब का ह्रास, क्वथनांक में वृद्धि, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। उदाहरण के लिए भी दे दिया, मोलर द्रव्यमान में चीनी और नमक का विलयन को परासरण दाब समान रूप से गुण केवल कणों पर निर्भर करता है। समझ में आया। अब ये एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा समीकरण होता है, नरनस्ट समीकरण का व्युत्पन्न कीजिए। इसको आपको फार्मूला सही निकालना है। समझ में आया। इसको फार्मूला खुद से निकालना है, जो आपके थ्योरी क्लास में पढ़ाया गया होगा। विद्युत रासायनिक सेल के मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तित होता है, गिब्स ऊर्जा भी आपको पढ़ाया गया होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन दिया, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा थ्योरी ले लूं। समझ में आया। ये तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। अब देखो, ये हमारा कह रहा है, प्रथम कोड की अपक्रिया का समाकलन समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। ये आपके वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। इसको आपको पढ़ के ही जाना है। सातवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विद्युत अपघटन की क्रिया को समझाइए। अब देखो, विद्युत अपघटन की क्रिया को समझाइए। देखो, विद्युत अपघटन जो है हमारा क्या कह रहा है, विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड का रासायनिक अपघटन किया जाता है। इसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड डाले जाते हैं। विद्युत धारा में प्रवाहित जो हमारा धनायन कैथोड की ओर, ऋणायन एनोड की ओर जाते हैं। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, और उदाहरण में जल विद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। समझ में आया। किसी भी चीज को अगर हम विद्युत अपघटन कराते हैं एनोड और कैथोड की तरफ,
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है। समझ में आया। अब चलिए चलते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है गैल्वेनिक सेल क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल वह विद्युत रासायनिक युक्त है जो स्वयं स्फूर्त रासायनिक क्रिया में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। दो अर्ध कोष्ठक होते हैं, एक ऑक्सीकरण के लिए दूसरा अपचयन के लिए, दोनों नमक से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए डेंटिन सेल, इसमें जिंक और ऑक्सीकरण होता है और कॉपर का अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह में विद्युत धारा उत्पन्न होती है और यह सिद्धि बैक्टीरियो को प्रयुक्त करती है। समझ में आया। ये गैल्वेनिक सेल कहलाता है। गैल्वेनिक सेल जो हमारे पहले गोबर से चार्ज करते थे, यही सब वाला सेल है। अब चलिए चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है विद्युत अपघटन के नियम या फैराडे के नियम। देखो जो विद्युत अपघटन होता है वो फैराडे के नियम ही होता है। तो विद्युत अपघटन के 2 नियम हैं। समझ में आया। प्रथम नियम हमारा कह रहा है, प्रथम ने इलेक्ट्रॉइड से निकला पदार्थ प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। दूसरा हमारा कह रहा है द्वितीय नियम, एक समान आवेश विभिन्न इलेक्ट्रोड से प्रवाहित किया जाता है और निकले पदार्थ के भार उसके रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होता है। यह नियम विद्युत रासायनिक धातु परत चढ़ाने से विद्युत लेपन के शुद्धिकरण जैसी प्रक्रिया का उपयोग में लिया जाता है। समझ में आया। हमारे 2 नियम हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है इलेक्ट्रॉइड सेल को गैल्वेनिक सेल के अंतर बताइए। अब देखो ये आपको पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि ये दोनों इलेक्ट्रॉइड सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर बताना है। समझ में आया। तो ये आपको अच्छे से इसको क्लियर कर लेना है। 11 नंबर हमारा कह रहा है कि संक्षेप में कोलिगेटिव गुणों के प्रकार को समझाइए या लिखिए। तो ये हमारे गुण गुण वह गुण है जो विलय कणों, क्या है, विलय कणों की निर्भर करते हैं और इनके प्रकार हैं। इनके 4 प्रकार है, वाष्प में कमी, क्वथनांक, वृद्धि, हिमांक, अवनमन, परासरण, दाब। ये सब आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया गया होगा। इसको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ये मेन होते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन से ही लड़ना है। तो जब हमें क्वेश्चन से लड़ना है तो हमें क्वेश्चन ढेर सारे आने चाहिए। क्योंकि जब हमें किसी जैसे कराटे किसी से लड़ना है तो हमें कराटे सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन सीखो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर आप उसका आंसर से आप खेल सकते हो। 11 नंबर कह रहा है ओजोन की संरचना का महत्व लिखिए। ये आपको क्लियर कर लेना है, ये आपका दिया गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल है राजा अम्ल क्यों कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को राजा अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो सल्फ्यूरिक अम्ल को राजा अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अत्यंत शक्तिशाली और बहुपयोगी है। यह एक शक्तिशाली निर्जलीकरण और ऑक्सीकरण है जो धातुओं से अभिक्रिया का सल्फेट लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह अधिकांश धातुओं के ऑक्साइडों को घोलता है और इसमें उर्वरक, डाई, पोटेशियम, विस्फोटक, बैक्टीरिया के महत्व के कारण इसे राजा अम्ल कहा जाता है क्योंकि ये हर जगह यूज होता है। समझ में आया। इसलिए इसे राजा कहा जाता है क्योंकि राजा उसी को कहा जाता है जो प्रजा की सेवा करे। अब ये इंटर हैलोजन यौगिक क्या है, उदाहरण दे के समझाइए। अब देखो जो भी ये क्वेश्चन है इसको आपको केवल स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि ये उसके क्वेश्चन है हमारे हेलोजन के हैं। तो इसको आपको क्लियर कर लेना है। अब हमारा कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग कीजिए। तो जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण है। इसका उपयोग अल्कोहल को एल्डिहाइड के कीटोन ऑक्सीकरण करने के लिए होता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है रंगाई छपाई में, चमड़ा शोधन में, प्रयोगशाला के टाइट्रेशन में, रंग बनाने में किया जाता है। समझ में आया। पोटेशियम डाइक्रोमेट का पोटेशियम परमैंगनीज आंशिक क्रिया को समझाइए। ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा इसका आंसर। पोटेशियम परमैंगनेट जो हमारा अम्लीय माध्यम में शक्तिशाली आयनों और बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है, इसमें कोई कमी नहीं होता। आर्सेनिक अम्ल का ऑक्सीकृत करता है। इसका उपयोग शुद्धिकरण और औषधि और रंगाई छपाई में किया जाता है। समझ में आया। अब ये हमारा लेंथेनाइट संकुलन क्या है, इसको आपका ये डी ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसको अच्छे से क्लियर कर लेना है। 17 नंबर भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, कैसे क्या कहता है इसको आपको अंतर लिखना है। समझ में आया। तो इसको आपको खुद से रिवाइज करना है।
अब बैनर संरचना सिद्धांत को स्पष्ट। अब चलिए चलते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है संयोजन यौगिक का नामकरण लिखिए। अब देखो आईपीएससी नियम के अनुसार जो हमारा कह रहा है, पहले लिगेंड को वर्णनात्मक लिखना जाता है, फिर केंद्रीय धातु को ऑक्सीकरण अवस्था देखी जाती है, फिर नकारात्मक लिगेंड ओ से जोड़ा जाता है जो अल्कोहल होता है, NH3 होता है। इसमें देखो मैं बेसिक पॉइंट लगा दिया हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको अच्छे से अपने हिसाब से समझना है। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के। समय को परिभाषित कीजिए, इसको भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले करके ही इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। अब हमारा आता है 21 नंबर क्वेश्चन, CFT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CFT जो क्रिस्टलीय से क्षेत्र सिद्धांत क्या है, इसको आपको, ये इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये 2023 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 24 में भी आया है और 25 में भी ये क्वेश्चन आया, 26 में भी आने की ये चांस है। समझ में आया? क्योंकि देखो 7 मॉडल पेपर होते हैं, 7 सेट बनाए जाते हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट होता है वही हमारा ले आता है। तो हम सातों सेट को लेकर के ही बता रहे हैं कौन सा हमारा इम्पोर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन पे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। SN1 और SN2 तंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा ये अभिक्रिया, बुर्स अभिक्रिया, ये आपके हर साल पूछे गए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो मैंने केवल इसका थ्योरी लिखा है, इसकी अभिक्रिया आपको खुद करना है। लिखा है अल्कोहल एल्डिहाइड को सोडियम धातु को सूखे ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो अधिक श्रृंखला वाला एल्केन प्राप्त होता है, बुश अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया? अब है हमारा फिनाल को कोल्बे अभिक्रिया को समझाइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिनाल को सोडियम लवण कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब दाब और ताप में अभिक्रिया कराई जाती है तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, इसको कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, लेकिन सैलिसिलिक अम्ल का उपयोग औषधीय बनाने में किया जाता है। फिनाल और कोल्बे अभिक्रिया का जो हमारा है, इसको हमें औषधि बनाने भी इसका उपयोग किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रायमर तीमन अभिक्रिया, इसको आपको भी अच्छे से क्लियर कर लेना है। समझ में आया? तो जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चन बताया है, ये क्वेश्चन आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको परेशान नहीं होना है, इसको आपको पूरा वीडियो देख लेना है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि अब ये हमारे 25 क्वेश्चन ही हमने लेकर के आया है। समझ में आया? तो अभी तक ये वीडियो देखे हो तो इसको आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जनवरी फरवरी तक मैं इतना अच्छे से क्वेश्चन लाऊंगा, सीरीज बना रहा हूँ कि मैं आपका जो भी हमारा क्वेश्चन आए यूपी बोर्ड में वो हमारे इस चैनल पे मिले। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आए हैं। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही।